अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवदी साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल और ख़तों की गूंज सुनाई दे रही है। ख़त अडियाला जेल से इमरान खान के ज़रिए से बाकायदगी से आर्मी चीफ को लिखे जा रहे हैं। पहले एक ख़त, फिर दूसरा ख़त और अब तीसरे ख़त की गूंज है। तीसरे ख़त का जवाब बिलाखिर आर्मी चीफ की तरफ से सामने आ चुका है। कुछ सहाफ़ियों के सामने आर्मी चीफ साहब ने इस हवाले से गुफ्तगू की कि इमरान खान का ख़त मौसूल हुआ तो उस पर उन्होंने क्या कहा। ऐसे में मुजम्मिल सौरवदी साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे जिस मीटिंग में सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ से सवाल किया। मुजम्मिल साहब, आप ही से पूछ लेते हैं, आप ही की ज़ुबानी, कि कहाँ से बात शुरू हुई इमरान खान साहब के ख़त की और आर्मी चीफ साहब ने क्या कहा? देखें, ये तुर्क सदर के एजाज़ में ज़ोहराना था जो वज़ीर आज़म हाउस के लॉन में दिया गया था, ओपन लॉन में। और वहाँ पे तुर्क सदर और उनकी बेगम और सीएम बलूचिस्तान, सीएम पंजाब, फेडरल कैबिनेट पूरी, पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर, शीरी रहमान और अस्करी क़यादत पूरी, आर्मी चीफ, एयर चीफ ने वगैरह मौजूद थे। और सारी क़यादत वहाँ मौजूद थी और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के एजाज़ में ज़ोहराना था। तो हम 5-6 सहाफ़ी भी वहाँ मौजूद थे। ज़्यादा सहाफ़ियों को मदऊ नहीं किया गया था। मैं था, हम न्यूज़ से आसमा शराजी थी, आदिल अब्बासी थे और सलीम साफ़ी साहब थे, राना जवाद साहब थे। तो हम 4-5 सहाफ़ी थे जो वहाँ मौजूद थे। तो हम हेड टेबल से सारे बहुत दूर बैठे हुए थे। लेकिन जब ज़ोहराना ख़त्म हुआ और प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और प्राइम मिनिस्टर गुजर गए तो फिर लॉन ओपन हो गया, सब प्रोटोकॉल खत्म हो गया। आर्मी चीफ साहब को रोकने की तो आर्मी चीफ से उधर सब बाकी जो वुज़रा खड़े थे वो आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू करने लग गए। ख्वाजा आसिफ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब वगैरह आर्मी चीफ के साथ खड़े थे। तो हम जर्नलिस्ट पीछे खड़े थे। तो हमने सोचा ये अभी आर्मी चीफ यहाँ से गुजरेंगे, तो हम भी वहाँ खड़े हो गए सारे कि अभी आर्मी चीफ यहाँ से गुजरेंगे तो उनसे बात करते हैं। तो जब आर्मी चीफ वुज़रा से फारग होकर और गुजरते हुए जाने लगे तो वो आगे हम 5 जर्नलिस्ट खड़े थे, वो पांचों को देखकर रुक गए। तो अस्सलाम दुआ, क्या हाल है आप लोगों का, आप ठीक ठाक हैं? हमने कहा आप ठीक हैं। तो पहला रस्मी सवाल हुआ उनसे कि हालात कैसे हैं सर, कैसा चल रहा है सब? उन्होंने कहा बेहतरीन चल रहा है। आपको नहीं नज़र आ रहा है मुल्क तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, सब इशारे मुस्बत हैं? तो हमने कहा सर वाकई सब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ सब ठीक चल रहा है, आप देखें एवरीथिंग इज वाकई सब ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा हाँ सब आप देख लें, सब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं और मुल्क तरक्की कर रहा है और हम तुर्क सदर भी यहाँ पर आ गए। हर चीज़ जो है पॉजिटिव साइड पे जा रही है, आपको हर चीज़ ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये है वो है। तो ये 2 सवाल उनसे सूरत हाल पे हुए। तो तीसरा सवाल फिर आसमा शराजी ने किया जो मुझे याद है। उन्होंने कहा सर आपको बड़े ख़त लिखे जा रहे हैं आजकल। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कोई ख़त नहीं मिला। तो मुझे कोई ख़त नहीं मिला। अच्छा, अब ये वो जवाब है जो सिक्योरिटी ज़राए से पहले भी आ चुका है कि हमें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। तो फिर दूसरा सवाल उनसे मैंने किया कि वो सर मीडिया में हर जगह सोशल मीडिया पे ख़त तो मौजूद है कि इमरान खान ने ख़त लिखा है, तो वो हर जगह सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद है। तो उन्होंने कहा वो तो आपके लिए लिखा है, उन्होंने मेरे लिए तो नहीं लिखा। मेरे लिए लिखा होता मुझे पहुंच जाता। वो तो मीडिया के लिए ही लिखा है उन्होंने। और वो मीडिया की गेम है, नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव की बात है। वो तो वो मेरे लिए नहीं लिखा हुआ, उन्होंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। चालों की बात की कि ये तो चालें हैं। और ये कि अगर मेरे लिए लिखा होता है तो मुझे मिल जाता है। ये आप लोगों के लिए लिखा है, आपको मिल गया, इसलिए मीडिया में है वो तो लिखा ही उन्होंने मीडिया के लिए, मेरे लिए तो नहीं लिखा। मेरे लिए लिखा होता तो मुझे मिल जाता। तो फिर मैंने उनसे तीसरा सवाल किया, मैं कि सर अगर आपको ख़त मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर ख़त आपको लिखा जाए और आपको मिल जाए तो क्या करेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन मिल जाए तो मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैंने किया कि सर अगर आपको ख़त मिल जाए और आपको लिखा हो तो आप क्या करें? तो उन्होंने कहा मैं बगैर पढ़े वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। मेरा क्या ताल्लुक़ ख़त से, सियासी ख़तों से? तो मैं बगैर पढ़े वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। सिचुएशन और उसके बाद कोई सवाल नहीं किया किसी ने? अच्छा नहीं, ख़त्म हो गया कि जी। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब पीछे ही खड़े थे। ठीक है।
उन्होंने कहा खबर बन गई, देख लें, देखें ना, उन्होंने कहा खबर बन गई कि वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। लो भी जर्नलिस्ट हो, आपकी खबर बन गई कि ख़त वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अच्छा, अभी मज़ीद गुफ्तगू होती है, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने शोर ही मचा दिया कि खबर बन गई। तो फिर हमने उन्हें कहा, सर आप बहुत फिट नज़र आ रहे हैं, आजकल लगता है फिटनेस पर बहुत तवज्जो है। तो आर्मी चीफ को फिट ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ को फिट होना चाहिए, आर्मी चीफ को ने तो जंग करनी है, और जंग करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। फिट नहीं होंगे तो जंग कैसे करेंगे, तो हमें तो हर वक्त फिट होना चाहिए। मेरे ज़हन में आया बाजवा साहब तो कोई फिट नहीं थे। मेरा मतलब ये आसिम मुनीर साहब ने नया एक रखा है कि आर्मी चीफ फिट होना चाहिए, जंग आइंदा लगाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि फिट है कि नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी मोटे शाटे भी आर्मी चीफ आते रहे हैं। तो इसलिए ये एक जो गैर रस्मी से गुफ्तगू थी, उसके बाद हम आपस में ये तय करते रहे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है। ऐसा ना हो कि ऊपर से कॉल आ जाएगा, खबर चले। हमने कहा जी अगर ऑफ द रिकॉर्ड होती तो वो कह जाते, या कोई उनका बंदा कह देता कि ये सब ऑफ द रिकॉर्ड है। किसी ने हमें रोका नहीं, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, तो फिर वो मीडिया पे चल। और यहाँ ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि बहुत से सहाफियों से गुफ्तगू गैर रस्मी भी होती है, मतलब जरूरी नहीं होता कि आप उसको पब्लिक कर दें। लेकिन थोड़ी देर बाद एक 2-4 लाइनें इस हवाले से ISPR ने भी जारी कर दी, तो ये ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू आ गई के बगैर पढ़े। फिर और उसके बाद जो फिर अब ये तीसरा खत जो है, देखिए मैं जो इस गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है क्या? वो जो मतलब कुछ बॉडी लैंग्वेज भी होती है, कुछ लहजा होता है, कुछ टोन होती है, कुछ आप अगले के अंदाज से समझते हैं। इन खतों को वो समझ रहे हैं कि ये फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक टूल है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये हाईलाइट हो रहे हैं ना। नहीं, इंटरनेशनल में, लोकल लेवल पे वो समझ रहे हैं कि ये फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करने की एक मुहिम चलाई हुई है इमरान खान ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुतनाज़ ट्वीट्स भी किए हैं, वीडियोस भी अपलोड किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। आपको याद है एक केस भी हुआ था इस हवाले से, और वो बार बार वो ऐसे ट्वीट्स भी किए हैं उन्होंने जो फौज की साख जिससे, तो उन्होंने कहा है कि वो सारा जो है ये खत भी उस तनाजुर में फौजी क़यादत देख रही है, पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है, कतई नज़र इनको देख नेगेटिवली रही है। अगर आप में से किसी का ख्याल है कि इस खात के नतीजे में कोई पॉजिटिव ब्रेक थ्रू है, नहीं, ये खात फौज या एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले बढ़ा रही हैं, कशीदगी में इजाफा कर रही हैं, और ये देखा जा रहा है कि आप फौज के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, और वो नैरेटिव बिल्डिंग के तौर पे इस खत को लिया जाए। जो ढकी छुपी बातें हैं उनको बिल्कुल खोल कर बयान कर रहे हैं। ढकी छुपी नहीं है, उनका ख्याल है झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि आप कौम को गुमराह कर रहे हैं, आप बदगुमानी पैदा कर रहे हैं, और आप फैक्ट्स को तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और दीज आर नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और ये प्रोपेगेंडा है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मुज़म्मिल साहब। आगे अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल जजेस और 1 कायम मुकाम जज ने हल्फ उठा लिया है। इस तरह दीगर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी कायम मुकाम इस्लामाबाद, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। कैसे देखते हैं इस आज के बड़े अहम दिन को? आप देखें, कुछ कुव्वतें थीं जो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती रुकवाना चाहती थी, ठीक है। उसमें वो कुव्वतें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद थीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मौजूद थीं। मसलन एक लॉन्ग मार्च भी किया गया जिस दिन जुडिशल कमीशन का इजलास था। मसलन आप ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से खतबाजी भी हमने देखी, एक खतूत हम देख रहे हैं वो नेगेटिवली देखे गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी खतूत जुडिशल कमीशन का इजलास उठाया, वकला ने एतराज उठाया, सब कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में जो 26वीं आईनी तरमीम है वो कदम ब कदम आगे बढ़ रही है, और उसको रोकने वाले कदम ब कदम शिकस्त खा रहे हैं। आज वैसे हलफ बर्दारी में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, जिन्होंने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का बाइकाट किया था। उन्होंने आज हलफ बर्दारी का बाइकाट नहीं किया। इसका मतलब है उन्होंने बिलाखिर जजेस की तैनाती को कबूल कर लिया। अब देखें ना, यहाँ तो वो इन जजेस की तैनाती को कबूल ना करते और आज हलफ बर्दारी का भी बाइकाट कर देते,
ठीक है ना। लेकिन आज अतर मनीला साहब और सब लोग आज उस अलहबरदारी में मौजूद थे। अच्छा देखें, पहले भी लॉन आर्मी चीफ से भी लॉन में गुफ्तगू हुई है, ये आज भी लॉन में खुले आसमानों तले सारे काम हो रहे हैं आजकल, बंद कमरों वाले काम। कौन सी मुलाकात? ये अलहबरदारी भी खुले आसमानों तले हुई है। वो दिन आर्मी चीफ से गुफ्तगू खुले आसमानों तले हुई है। तो मेरे ख्याल में आज सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस इसमें मौजूद थे। अमीनुद्दीन वगैरह वो अपनी और लोगों की वजह से, छुट्टियों की वजह से नहीं आए, लेकिन जिन पर ज़्यादा सवाल था, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा वगैरह, जिन्हें ऑन दी अदर साइड समझा जाता है कि वो इस सारे से मुत्तफिक नहीं हैं, वो सब लोग जजेस की हलफ बर्दारी में मौजूद थे। उन्होंने नए हलफ उठाने वाले जजेस को खुश आमदेद भी कहा, उन्हें मुबारकबाद भी दी। तो मेरे ख्याल में हमें ये एक अच्छा जेस्चर आज नज़र आया। मंसूर अली शाह वगैरह थे, उस मौके पर मंसूर अली शाह साहब की गैर रस्मी गुफ्तगू भी है। अगले सेगमेंट में हमारे साथ वो भी मौजूद होंगे, जावेद समरूत साहब। फिर ज़्यादा बड़ी बात मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ज़्यादा बड़ी बात है कि सरफराज डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। फिर उनके खिलाफ वो भी क्या रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? जबरदस्ती एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ ये ज़रूर है, वो जो जजेस ने रिव्यू पिटीशन की थी वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और वो आईनी बेंच के आगे लगेगी और आईनी बेंच उसको डिसाइड करेगा। और तब तक हो सकता है वो एक्टिंग सीजे के तौर पे काम कर लें, या तो जुडिशियल कमीशन उनकी परमानेंट नामजदगी भी कर सकता है। 3 जजेस की ट्रांसफर्स भी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है। तो ये देखा जाएगा कि अभी, लेकिन उन्होंने आज हलफ उठा लिया और मैं समझता हूँ आज तो हलफ बर्दारी की लाइन है, लंबी लाइन है। लेकिन 2 जजेस कौन से हैं जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की कुछ अफवाहें घर में? अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, बाद में इरफान सिद्दीकी साहब ने इसकी तरदीद की है। लेकिन अगर जो 2 जजेस के बारे में गवर्नमेंट ये बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने, अमूमी राय यही है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर हैं। उनका जवाब भी आ गया, उन्होंने कहा हम डरे क्यों, हम डरे तब जब हमारे खिलाफ। अच्छा नहीं, वो ठीक कह रही हैं। अभी तक उन्होंने, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को खत लिखने पे तो आप रेफरेंस नहीं बना सकते। आप मेरी बात समझे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने खत लिखा है या एक केस की हेयरिंग में एक फैसला दिया है जो आगे जाके एक तो जो जजेस के फैसले हैं उनको आईनी कवर हासिल है, आप उन फैसलों पर उनको ओहदों से नहीं हटा सकते। फैसला गलत है या सही है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दिया, फिर भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है। आप किसी जज पे इसलिए रेफरेंस नहीं ला सकते कि उसने गलत फैसला दिया, और इसलिए भी नहीं ला सकते कि उसने कोई लेटर लिख दिया है। तो मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह साहब ठीक बात करेंगे। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप रेफरेंस लाएंगे, लेकिन ना रेफरेंस तो कोई जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट पे लाएंगे, रेफरेंस आप कोई करप्शन पे लाएंगे, रेफरेंस आप किसी और चीज़ पे लाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं किया ना। तो मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है कि अभी मेरे, और इसीलिए इरफान सिद्दीकी साहब ने वजाहत भी की कि हम अभी लाने का कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन आज जजेस जो सुप्रीम कोर्ट की ना सारी हैयत बदल गई इन जजेस के आने से। वो जो 8 जजेस समझते थे ना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टेज किया हुआ है, और वो बार बार कहते थे कि जी हम 8 जजेस की बड़ी अक्सरियत है उनके पास, वो आज अक्सरियत ख़त्म हो गई है। अब ये नए जजेस अपनी राय का इजहार करेंगे, ये किस तरफ जाते हैं ये तो आराम से आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा कि किसकी शायद सोच है। लेकिन वो 8 जजेस की तो एक सोच हमारे सामने थी, वो ख़त्म हो गई है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मामला है जो आईनी बेंच ने तय करना है। और कोई मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि वो सरफराज डोगर साहब के हक में फैसला होगा, क्योंकि कौन कहेगा कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे आने में सीनियरिटी खत्म हो जाएगी? कौन कहेगा कि आप, मेरा मतलब है कि एक हाई चैलेंज हो सकता है, एतराज उठा सकता है, एहतजाज हो सकता है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, मतलब ये बात गैर आम ज़हन भी नहीं मानता कि मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पे आने में आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा लगेगा आप एक दिन का बच्चा है, दोबारा नए सिरे से आप हलफ लेंगे, नई तैनाती होगी। इसका मतलब तो ये है कि आप पाकिस्तान में हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र को यकदम ख़त्म करना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे, मेरा मतलब है कि जब वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 62 की जो
करती थी, तो उसके बाद हमारा ये मौक़िफ़ था कि अब तो अदम एतमाद आ ही नहीं सकती है। तो मेरा मतलब इट्स अ री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ये कहेंगे जी अगर आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपकी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो ट्रांसफ़र होगा ही ना, नहीं ना। कौन अपनी सीनियरिटी जो है फोरगो करके ट्रांसफ़र कराएगा? तो मेरे ख्याल में फिर आप ये कहेंगे कि ट्रांसफ़र का आप अमल ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज पहले आए हैं, उन्होंने सीनियरिटी ली है। तो मेरे ख्याल में वो फैसला सरफराज डोगर साहब के अब जो फैसले डिले की तरफ जा रहे थे, अब मुतवक्के है कि फैसले जल्द यकीनन जजेस की तादाद बढ़ गई है तो केसेस ज़्यादा लगेंगे, बेंचेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा केसेस लगेंगे। अब तो एक एडिशनल जज भी उन्होंने लगाए हैं टैक्स मामलात के लिए, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जावेद सुमरो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ ही सीनियरिटी लिस्ट को भी अपडेट कर दिया गया है और इस लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज होंगे। मजीद भी बात करेंगे। मुजम्मिल सरवदी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ ऑफ न्यूज़ जावेद सुमरो साहब ने। जावेद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुजम्मिल साहब, ओवर टू यू। जावेद सुमरो, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हलफ उठाया है, सिंध ने लिया है, बलूचिस्तान ने लिया है, पेशावर हाई कोर्ट ने लिया है। आप नाजरीन को बताएंगे कि ये जो चारों चीफ जस्टिस लगे हैं, ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगे हैं या ये आर्जी चीफ जस्टिस हैं और अभी इनका मुस्तकिल होना बाकी है? मुजम्मिल साहब देखें, जो नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के हुए हैं। वो चारों और 5वीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, पांचों के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके नोटिफिकेशन एक्टिंग हुए हैं। और ये जो ओथ हुई है, हलफ बर्दारी की तकारीब भी हुई हैं बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर के ऊपर उनकी ये तकारीब हुई हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो अगर टेक्निकल तरीके से जाएं और इसके अंदर चीज़ों को अगर करीब से देखें तो जाहिर है जब एक परमानेंट चीफ जस्टिस होगा कंसर्न हाई कोर्ट्स का, तो वहाँ पर उसके लिए बाकायदा तौर पर यही बताया गया। हमने भी इसके ऊपर सर्च किया और सीनियर कानूनदानों से ये पूछा तो उनका भी ये कहना था इसमें तो दोबारा जुडिशल कमीशन बैठेगा और जुडिशल कमीशन बैठने वहाँ डिसाइड होगा कि आगे इनका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन ये बातें बड़ी आम है यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर, तो ज़ाहिर है आगे जाकर भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है एक टेन्यूर पोस्ट के लिए जिस तरह से है और एज के हिसाब से, एज लिमिट के हिसाब से इनकी जो पोस्टिंग होगी वो उनके हिसाब से यही चीफ जस्टिस साहिबान ही होंगे। और मोस्ट प्रॉबेबली यही बताया जा रहा है, हमारे ज़राए की जानिब से भी, वो लॉ मिनिस्ट्री के भी ज़राए यही हैं, वो यही हमें बता रहे हैं कि यही चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन करेंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास होंगे, वहाँ पे हो सकता है कोई हो जाए और कोई ना हो। एक दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट में शुजात अली खान साहब एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गए थे, बाद में कंफर्म नहीं हो सके थे। तो फिर इसकी रवायत तो मौजूद है ना, हो सकता है 3 कंफर्म हो जाए, 1 ना हो, 1 हो जाए, 3 ना हो, ये चांस तो मौजूद है। जी बिल्कुल, ये जो अदालती नज़ीर है ये बिल्कुल मौजूद है, इससे तो डिनाई हम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि जिस सूरत हाल के अंदर और जिन हालात के अंदर इन तमाम चीफ जस्टिस साहिबान को अपॉइंट किया गया है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो उससे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जिससे भी बात करें और मुझे भी ज़ाती तौर पे कि यही मौजूद चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो आगे इस ओहदे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये जब अपना बैठ के इन ओहदों के ऊपर बैठ के फैसले देंगे, ज़ाहिर है इनके फैसले तो अंडू नहीं होंगे, लेकिन ये वापस उस तरह से कैसे जाएंगे। और वही ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली सिचुएशन बन जाएगी कि एक सीनियरिटी का इशू सामने आ जाएगा। और मैं आज आपको बड़ी मज़े की बात ये बताऊं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऐवान सदर में जब हलफ था तो जो 2 सीनियर जज हैं, मोहसिन कियानी साहब और एक और जज हैं, मैं उनका भी नाम आपको बताता हूं, वो दोनों उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं थे। और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब हैं, वो दोनों उनकी वहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब में ऐवान सदर में नहीं थे। वो सिर्फ जस्टिस आमिर फारूक जो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज ए जज, तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में वहाँ मौजूद थे। तो ये जब आप देखें तो डिफरेंस यहाँ भी मैं आपसे नहीं मानता जो है वो मेरे ख्याल में वो मियाँ गुल हसन के लिए गए होंगे, आमिर फारूक के लिए नहीं गए होंगे। मैं जाती तौर पे जो समझता हूँ वो मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मोहसिन कियानी साहब को जहाँ तक मैं जानता हूँ या हमने उनको देखा है कवरेज करते हुए उनकी अदालत में,
तो वो जो ज़ाहिर है उनके सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस आमिर फारूक साहब के बाद, तो उसकी वजह से शायद उधर गए हों। लेकिन उधर ना जाने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब पहले हम ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के दरमियान डिफरेंसेस है, इख्तलाफात हैं, वो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद हैं। और अगर हम और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाएं तो सिंध के अंदर भी ये इशू हुआ था, आईनी बेंच वाला मामला। अगर आपको याद हो कि वहाँ पे जस्टिस के आगा को लगाया गया था आईनी बेंच का सरबराह, लेकिन वहाँ पे चीफ जस्टिस जो हैं, जो इस वक्त एलिवेट हो चुके हैं, शफी सिद्दीकी साहब, वो वहाँ पर उनको कुछ ऐसे मुकदमात थे जो आईनी थे, जो आईनी बेंच को जाने थे सिंध हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र नहीं किए थे समाअत के लिए। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में 7 से 8 जजेस आ गए हैं, 7 जजेस आ गए हैं, 6 कन्फर्म है और एक एक्टिंग जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब। तो इस सूरत हाल के बाद अब तो आपने वो बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अब जो स्ट्रक्चर है जो सुप्रीम कोर्ट में वो टोटली चेंज हो चुका है। वो जो 8 लाइक माइंडेड जजेस जिनके बारे में कहा जाता था कि जी इनका ये इंक्लाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और उनके इंक्लाइनेशन की वजह से जो है मामला कुछ और तरफ निकल रहे थे, तो अब इन जजेस आने के बाद सूरत हाल टोटली डिफरेंट हो गई है। और अब जैसे ही नेक्स्ट वीक जब ये जजेस रोस्टर आएगा उसमें मजीद अंदाज़ा हो जाएगा कौन से जजेस जो है किसके साथ बैठाए जाते हैं, आया 2 रुकनी बेंच बनाए जाते हैं, आया 3 रुकनी बेंच बनाए जाते हैं, और इनमें मुकदमात कौन से चले जाएंगे। आईनी बेंच तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, जस्टिस आयशा आज हलफ बर्दारी में मौजूद थे। देखें इन्होंने इन जजेस की नामजदगी की मुखालफत की, जुडिशल कमीशन का बाइकॉट किया, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने, वहाँ तलखी भी हुई, लेकिन आज वो मौजूद थे। उन्होंने जो जज लगे उनको मुबारकबाद भी दी, गले भी मिले उनसे। तो आज तो डिफरेंट सीन नज़र आया, उन्होंने इन जजेस को वेलकम कह दिया आज। बिल्कुल ये चीज़ देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने माजी में भी जो हलफ बर्दारी हमने अटेंड की, बल्कि कवर की, उसके अंदर भी जिन जिन जजेस के आपस में डिफरेंसेस थे, जैसे मैं मिसाल दे के आपको बताता हूं कि जस्टिस काजी फायजी साहब थे, वो उस वक़्त जब अपने खिलाफ मुकदमा था वो सुन रहे थे, तो उस दौरान भी 2 से 3 जज जो है उनकी रिटायरमेंट भी हुई, नए अपॉइंट भी हुए थे। तो वो उन डिफरेंसेस के बावजूद उसके जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है सुप्रीम कोर्ट में होती थी सेरेमोनियल हॉल के अंदर, वहाँ पर वो मौजूद रहे और जजेस के साथ भी इवन हाथ नहीं मिलाते थे, लेकिन वो आते थे हर इस किस्म की सेरेमनी के अंदर। तो यहाँ पे भी आज एक ये गुड जेस्चर ज़रूर गया है कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ये वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने जाके उनको बेस्ट विशेस भी कहा है और उनको जाके मिले हैं, उनसे मुसाफा किया है। और ये मुसाफा इस बात से ज़ाहिर करता है कि शायद आगे जाकर ये मामला, जो मेरी समझ है बतौर एक जर्नलिस्ट, कि शायद जो एक लाइक माइंडेड ग्रुप है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना एक जो काम है वहाँ पर शुरू कर दे कि हम इन मौजूद जज साहबान जो नए अपॉइंट हुए इनको भी किसी तरह से अपने साथ मिला लें। क्योंकि अगर वो अक्सरियत में हो जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मुखालिफ जो ग्रुप जिसे हम कहें, तो वो फिर अक्सरियत में हो जाएंगे। वो फिर जो रिजल्ट्स जस्टिस मंसूर अली शाह का ग्रुप चाहता है, जो चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 22 दरख्वास्तें हैं उनको सुना जाए, उस पर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो वो उस हवाले से अब ये जो है मैं समझता हूँ इस बात को कि ये अंदर जो तनाज़ा है, ये इख्तलाफात हैं, वो मजीद बढ़ जाएंगे और इनको क्लोज करने के लिए इंडिविजुअली अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इसको कोशिश भी करेंगे बेहतर करने की। आखिरी सवाल आपसे, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का तनाज़ा है, वो तो अब पटिशन की सूरत में आईनी बेंच के आगे लगेगा, वो आपको क्या लगता है कब तक डिसाइड हो जाएगा? क्या जब तक वो डिसाइड नहीं होगा सरफराज डोगर साहब एक्टिंग रहेंगे, या वो डिसाइड होने से पहले वो कंफर्म हो जाएंगे, या वो पटिशन आईनी बेंच अपने नंबर पे लगाएगा, हो सकता है साल बाद बारी आए? जी देखिए, वैसे जो आईनी बेंच का जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो दरख्वास्त जिस नंबर पे आएगी उस नंबर के ऊपर उसको सुना जाएगा। ये नहीं होगा कि वो दरख्वास्त इतनी अहमियत के काबिल हो और उसको फ़ौरन सुना जाए बाकियों को बाईपास करके। और यही शुरू में अगर आप देखें तो आईनी बेंच बनाने का मामला इसी से शुरू हुआ था। अगर हम वफाकी वज़ीर कानून के उस वक़्त की स्टेटमेंट्स देखें कि एकदम से एक दरख्वास्त दाखिल की जाती है, उसको फौरी तौर पर सुना जाता है, और फौरी तौर पर सुनने के बाद वो ना सिर्फ वो सियासी इशू होता है, उसको कानूनी और आईनी बनाकर उसमें फ़ैसले दिए जाते हैं।
तो जाहिर है इस वक्त अगर SOP के मुताबिक देखें तो ये जो दरख्वास्त अब गई है उसको तो समाअत के लिए फ़िक्स करने में टाइम ज़रूर लगेगा। ताहम अदालत का, आइनी बेंच का ये प्रोरोगेटिव है, उसकी उनकी स्वाबदीद है कि वो चाहें तो इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर लगा सकते हैं। अब ये अदालत बेहतर समझती है कि ये कब लगती है, लेकिन हम भी इसी के पीछे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही कि हो सकता है कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर जो है आइनी बेंच के अंदर ये जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी वाली, वो जो है आइनी बेंच के अंदर मुकर्रर कर दी जाए। जस्टिस याहिया, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सॉफ्ट कॉर्नर मोहसिन कियानी साहब के लिए नजर आता है? जी बिल्कुल नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है। वो उसकी एक वजह मैं आपको बताऊं, चूँकि मैंने सारी ज़िंदगी अदालती उमूर को कवर किया है और जिस वक्त ये दोनों शख्सियात वकील थे उस वक्त से मैं ज़ाती तौर पर भी इनको जानता हूँ, बतौर वकील बहुत अच्छे थे। और ख़ास तौर पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की अदालतों में पेश होते थे और इस्लामाबाद बार के सदर भी रहे, तो उस वक़्त से उनको जानते। तो ज़ाहिर है दोस्तियाँ और आपस में कुर्बतें तो हैं, लेकिन जब ये ओहदे आते हैं और इस किस्म के आइनी कानूनी मामलात आते हैं तो फिर डिफरेंसेस इन लोगों में पैदा होते हैं। लेकिन ये हमने भी देखा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के पास सॉफ्ट कॉर्नर है, बिल्कुल है। और ये सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन वो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है। ये सॉफ्ट कॉर्नर फैसलों पे कभी वो तो अमीनुद्दीन साहब के बेंच ने सुनना है। देखिए मुजम्मिल साहब, बिल्कुल अमीनुद्दीन खान साहब की बेंच ने देखना है, इसमें तो दो राय है ही नहीं। लेकिन देखें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बैकडोर कोई ना कोई जो है मूवमेंट जिसे मैं कहूँ वो चलते हैं, बातें चलती हैं, पैगामात चलते हैं। ये हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है इस्लामाबाद के अंदर रह के कि इस किस्म की जो मूवमेंट्स हैं वो चलती रहती हैं कि किसी को सॉफ्ट कॉर्नर, कोई बंदा सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, कोई किसी के लिए उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है। तो ये सारी सिचुएशंस होती हैं। मे भी ये चीज़ आगे जाके कुछ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो इसी ओहदे से अपना टेन्योर पूरा करके रिटायर होकर घर चले जाए, वो वकालत के शोबे में आ जाए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंसूर अली शाह बन जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह हैं। बन जाए तो नहीं सर, बन जाएंगे तो नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बन चुके हैं। जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पार्लियामेंट के हवाले से कोलैप्स होने वाली स्टेटमेंट दी अपने रिमार्क्स के दौरान, तो ये चीज़ें तो अभी वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद सुमर, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो आपके सामने है, ब्रेक ले लेते हैं। मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे शेर अफजल मरवत के हवाले से कि पार्टी से तो उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन उनकी रगों में अभी भी इमरान खान दौड़ता है या बोलता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। बात शेर अफजल मरवत के हवाले से, जिनको बाकायदा तौर पर इमरान खान ने पार्टी से निकालने का हुक्म जारी किया और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब एक दिन तो खामोश रहे, और वो मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर के कहने पे, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ हमले उन्होंने शुरू कर दिए। आज भी कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत साहब ही जो है वो तवज्जो का मरकज़ बने रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा कि मुझे क्यों निकाल दिया, और सहाफ़ी और तमाम लोग उनकी इस बात पर बाकायदगी से किस तरह से ऐसे, मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद तबसरा। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मैं तो जवाब लेकर रहूंगा, वरना असेंबली के अंदर और बाहर इनका नाक में दम कर दूं। जवाब लेकर रहूंगा? कौन देगा इन्हें जवाब? दे दिया जिसने देना था कि आप फारिग हैं आपसे। देखें, पहली दफा तो नहीं निकाला ना शेर अफजल मरवत को, पहले निकाला, फिर दोबारा इनको पार्टी में दोबारा दाखिल किया, कभी रखा, कभी निकाला, कभी रखा। ये तो वो मिसमैच सी मैरिज है आना जाना। जो मेरा मतलब है कि मैं आपको बताता हूँ। पहली दफा 15 दिसंबर 2023 को शेर अफजल मरवत को शोकाज हुआ, ठीक है जी। वो उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ रिमार्क्स दिए और उस पर उनको शोकाज हुआ। दूसरा शोकाज उन्हें 24 फरवरी 2024 को हुआ, जिसमें उनको ने फिर शोकाज हो गया, जिसपे फिर उनको निकाला भी किया। वो एमबीएस वाली बात मेरे ख्याल से। फिर मई 11 2024 फिर शोकाज हो गया। उनकी तो मेरे वाले शोकाज की एक लंबी हिस्ट्री है ना। हाँ। और आज हमारे रिसर्चर्स ने निकाला, मैंने कहा उनके सारे शोकाज निकाले जाए, मुझे तो याद नहीं रहते। हाँ। फिर 2 अगस्त 2024 को दोबारा शोकाज हो गया बाकायदगी से, और उनकी बुनियादी रुकनियत ही मनसूख हो गई, ठीक है ना जी। फिर बहाल हो गए। फिर अब 13 जनवरी 2025 को फिर शोकाज जारी हो गया।
और अब फरवरी 12 को उन्हें पार्टी से निकालने का एलामिया दिया गया, जारी हो चुका। तो अब ये टेक्निकल बात ये है कि 1 2 3 4 5 को 5-6 शोकाज उनको जारी हुए हैं, और शोका जारी हुआ है, बहाल हुआ है, ना वो ठीक हुए हैं ना पार्टी ठीक हुई है। लेकिन एतराज सबका अपनी जगह है पार्टी के अंदर कि एक तो इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, और दूसरा अच्छा गिरफ्तारी तो अर्शद कैसर की भी नहीं होती, बैरिस्टर गौहर की भी नहीं होती, मतलब आप मेरी बात समझिए ना, उमर अयूब की भी नहीं होती। मेरा मतलब गिरफ्तारी ना होना एक है, तो एक लंबी लिस्ट है जिनकी गिरफ्तारी नहीं होती, और जिनकी गिरफ्तारी हो तो अदालतें 24 घंटे में जमानत देती। तो इसका मतलब सरताज गुल की गिरफ्तारी नहीं होती के बंदे, मेरा मतलब सरताज गुल की गिरफ्तारी नहीं होती, शिंदाना गुलजार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीसी को तो इन्हें अदालत कर दिया, शहरियार अफरीदी और शिंदाना। ये तो एक लंबी लिस्ट है जो लोग गिरफ्तार नहीं होते। मैंने मतलब ये कोई बात है? मेरा ख्याल है 9 मई के अलावा तो कोई भी गिरफ्तार नहीं होता है, ऐसी कौन सी बात है? अच्छा 2-3 और बातें आज उन्होंने बड़ी अहम की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि वो जो उन्होंने कहा है ना, एक शॉट है हमारे दोस्तों के पास कि जिन्होंने पैसे लिए हैं टिकट के और जो वो बेचे हैं 26वीं तरमीम में, उन्हें नहीं निकाला, मुझे निकाल दिया। राजों पर से पर्दा वो क्या कहा है वो उस हवाले से पहले सुनवाते हैं। जिन लोगों ने पैसे लिए हमारे टिकट पे इलेक्ट हो गए, अब उनके साथ बैठे हैं, उनको नहीं निकाला। पीटीआई का वर्कर घास नहीं खाता है, इनके पास शऊर है कि ये क्या हो रहा है। अब इतनी तफरीक आप करेंगे तो वर्कर तो फिर हक के साथ खड़ा होगा। पार्टी के अंदर से वैसे आवाजें हैं, देखिए उनको भी शोकाज हुए हैं, पैसे लिए जिन्होंने और हमारे वैसे आज शेर अफजल मरवत साहब ऑपोजिशन की लॉबी से नहीं आए कौमी असेंबली में, आज हुकूमती लॉबी से चल के आए हैं, तो हुकूमत का एक वोट बढ़ गया है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा किसी और सियासी जमात में मैं शमूलियत इख्तियार नहीं करूंगा, मेरी रगों में इमरान खान का सुन्नी ताज कॉन्सेप्ट अपना एफिडेविट दिया हुआ है ना, अभी वो कर नहीं सकते, उसके लिए उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो अंदर ही बैठ के करेंगे जो करना है उन्होंने। लेकिन देखिए ना, उन्होंने ये सवाल तो वैलिड उठाया ना कि यार मैंने 2 बयान खिलाफ दिए हैं तो आपने मुझे निकाल दिया है, जिन्होंने पैसे लिए हैं उनको नहीं निकाला। हाँ, ये है आप मेरी बात, अच्छा ये सलमान अकरम राजा के खिलाफ 2 बयान देना ज्यादा बड़ा जुर्म है या पैसे लेना ज्यादा बड़ा जुर्म है? मेरा मतलब आप कह सकते हैं शेर अफजल मरवत ने कोई वोट पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, कुछ 26वीं आईनी तरमीम किसी जगह भी उन्होंने पार्टी की कोई पॉलिसी वायलेट कौमी असेंबली में नहीं की, वो गुफ्तगू करते हैं, पार्टी से वफादार रहे। अच्छा अब आप देखें ना, मुस्लिम लीग नून में शाहिद खाकान अब्बासी कितना अर्सा ही पार्टी के खिलाफ गुफ्तगू करते रहे, किसी ने उन्हें शोकाज तो नहीं किया। अभी मियाँ जवेद लतीफ़ जो बातें करते हैं पार्टी उससे मुतफिक तो नहीं है, पर किसी ने शोकाज तो नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल बातें करते थे, खुद ही छोड़ के गए तो गए। चोई निसार अली खान खिलाफ बातें करते थे, नहीं छोड़ के गए। पीपल्स पार्टी में भी रजा रब्बानी साहब के खिलाफ बातें करते रहे, एतजाज हसन साहब अब भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करते हैं, पर किसी ने उनको इस तरह शोकाज करके निकाल। ये सिर्फ पीटीआई में ही है। आप 2 बयान डिसिप्लिन, आर्मी रेजिमेंट है, फौजी डिसिप्लिन है पीटीआई में, सियासी जमात वाला डिसिप्लिन नहीं है। 2 बयान खिलाफ देंगे पार्टी से आउट, वो कहते हैं फील्ड कोर्ट मार्शल, फांसी की सजा। पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि पार्टी में यूनिटी फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे पार्टी पे मुश्किल है। यूनिटी आप फौजी डिसिप्लिन से तो नहीं लाते, सियासी जमात रहने दें, रेजिमेंट कोर तो ना बना दें। मतलब आप मेरी बात सुनिए, आप वैसे कहते हैं कि मेरा मतलब है मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, अपनी पार्टी में आपके कोई 2 बयान देते तो आप निकाल देते हैं पकड़ के। अच्छा एक और बात भी उन्होंने बड़ी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने वो ये कहा पार्टी फंड पे जो उन्होंने बात, पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, ये बात करना उनका जुर्म बन गया। पहले सुनिए क्या कहा उन्होंने। मैंने कहा है कि पार्टी का जो फंड आया है उसका ऑडिट होना चाहिए, वकला का जो फंड तकसीम हुआ है उसका ऑडिट होना चाहिए, पार्टी पर माजी में इल्जामात लगे कि सीटें बिकी हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। भाई क्यों ना हो ये चीजें? यानी लोग डोनेशन देते हैं इसलिए तो नहीं देते हैं कि जनाब कोई अपनी मर्जी से बंदर बांट कर ले। हिसाब किताब की बात है ना करे कोई, हिसाब किताब पे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हिसाब किताब की बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये किसको धमकी दे रहे हैं? पैसे ले गए हैं। वो पहले भी एक दफा बात आई थी कि वकला में करोड़ों रुपए बांटे गए, तकसीम किए गए। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने वजाहत दी कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन बाकी खामोश रहे तो लगा बाकियों को मिले हैं। इससे पहले भी किसी दौर में और सलमान सफदर साहब ने तब कहा कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं सिर्फ मुकदमे लड़ता हूँ, तो मैंने तो फीस ली है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो वकला की फीसें और जो हैं वो पार्टी फंड का ऑडिट अब शेर अफजल मरवत साहब मांग रहे हैं, तो कोई देगा उन्हें? उन्हें ही निकाल दिया है। साहब मांगा ना, देखो कल रसीदें मांगते थे ना,
नवाज शरीफ से, आज रसीदें इनसे शेर अफजल मरवत मांग रहा है, दे दें रसीदें। गंडापुर साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने मुझे कहा मुंह बंद रखो। अच्छा, बड़ा बंद रखा उन्होंने गंडापुर की खोलने की वजह से ही तुम्हारे मसले रहते हैं। गंडापुर उन्होंने वैसे तो इतलात ये हैं कि कल जब गंडापुर साहब मिले तो गंडापुर साहब ने आधा घंटा शेर अफजल मरवत का केस बानी पीटीआई के आगे लड़ा किया, हाँ। लेकिन उसमें उनको कोई कामयाब सुनवाई नहीं हुई। लेकिन क्या कहा शेर अफजल मरवत साहब ने गंडापुर के हवाले से? गंडापुर साहब ने मुझे कॉल किया और वो मुझे ये कह रहे थे कि अपना मुंह बंद करो। मुंह जो है, इतने जुल्म के बाद मैंने पार्टी और खान के खिलाफ तो मैंने कभी जिंदगी में बयान ही नहीं दिया है। मैं तो खान का सिपाही हूँ, खान का परचम लिया है, खान का पैगाम फैलाया है। आइंदा भी मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा जब तक मैं सियासत में हूँ। सियासत जिस दिन खत्म होगी वो पीटीआई के ही प्लेटफॉर्म से खत्म होगी। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये कैमरा रिकॉर्ड रख रहा है। आइंदा मेरा कोई किसी और पार्टी के साथ कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। 9 मई के बाद पीटीआई का कोई तर्जमान था, पीटीआई का कोई वकील था, पीटीआई के लिए बात करने वाला कोई था, आपकी मीडिया पे कोई पीटीआई का नाम लेता था, उस वक्त तो मैं था। और आज जो है आप ठेकेदार बन गए। 9 मई के वक्त मैं ही था, बाकी आज ठेकेदार बन गए। वो तो बड़े एहसान गिनवा रहे हैं, बड़े एहसान जता रहे हैं। साथ साथ ये भी कह देते हैं कि इमरान खान साहब शक्ल नहीं देखेंगे तो फिर मैं बाकायदगी से मुल्क छोड़ के ही चला जाऊंगा। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब की पोजीशन भी फवाद चौधरी साहब वाली हो गई। आप समझे, शेख रशीद, फवाद चौधरी। आप देखें ना, फवाद चौधरी साहब को भी पीटीआई लेने को तो तैयार नहीं, ऑन नहीं करती, बल्कि वो फवाद चौधरी साहब पूरी पीटीआई को ऐसी की तैसी फेरते हैं कि ये नालायक है, इनको बयानियाँ बनाना नहीं आता, ये सब कॉम्प्रोमाइज हैं। मतलब फवाद चौधरी साहब सबकी क्लास लेते हैं और फवाद चौधरी साहब की क्लास की वजह से कोई फवाद चौधरी साहब को पीटीआई में रखने के लिए तैयार नहीं है कि वो पूरी पार्टी की क्लास बाहर बैठ के लेते हैं। अब मेरा ख्याल है उसमें शेर अफजल मरवत साहब का इजाफा हो गया, वो भी अब पार्टी की क्लास लेंगे। मुखालिफ पहले कम है, जो पीटीआई के और मुखालिफ बन रहे। अगर फवाद चौधरी साहब खान साहब के तर्जुमान है पीटीआई में ना होते हुए, तो शेर अफजल मरवत साहब भी खान साहब के तर्जुमान है पीटीआई में ना होते हुए। ऐसे तो और बहुत सारे लोग हैं। मीडिया हाईलाइट तो करेगा, मीडिया तो करेगा, वो कहेंगे मैं खान का सिपाही हूँ, खान की बात करता हूँ। ये बात फवाद चौधरी साहब भी तो करते हैं ना। अब फवाद चौधरी साहब को भी तो पार्टी वापस रखने को तैयार नहीं है, लेकिन जो इल्जामात शेर अफजल मरवत पे हैं वही फवाद चौधरी साहब पे भी हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत भी आप वही रोल अदा करेंगे जो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, या और ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें पार्टी से निकाला गया और वो पार्टी, मतलब मुशर्रत चीमा साहब वो भी कहती हैं मैं खान बुशरा बीबी की तर्जुमान बन गई थी, फिर वजाहत आई, फिर उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, पार्टी कहती है ये कोई नहीं हमारे साथ तो बड़ी फ्रंट फुट पर है। अच्छा, लेकिन पार्टी तो डिसोन करती है ना, पार्टी कहती है ना ये आईपीपी में चली गई थी, हम इनको नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ग्रुप हो जाएगा आप लोगों का जो बात तो इमरान खान की कर रहे होंगे लेकिन पीटीआई का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन किसी और जमात में शामिल भी नहीं होंगे। देखिए वो तो अब मुस्तकबिल ही नहीं है ना। फवाद चौधरी साहब को भी पता है, शेर अफजल मरवत जो ज़ुबान ये इस्तेमाल कर चुके हैं, कोई इनको क्यों रखेगा। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये लोग जो हैं वो अब पीटीआई में का ऐसा ग्रुप जो पीटीआई का नहीं है और पीटीआई के लीडरशिप का नाकद है। मतलब आप शेर अफजल मरवत साहब को सलमान अकरम राजा के खिलाफ बयान देने से आप तो नहीं रोक सकते ना, अब तो पार्टी डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन और फवाद चौधरी साहब भी सलमान अकरम राजा के नाकद हैं। लेकिन नहीं, तरीके साहब ये भी मानती है, एक मौकफ उनका ये भी है कि इन लोगों की सियासत खत्म, हमेशा के लिए खत्म। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, फवाद चौधरी साहब भी सलमान अकरम राजा के खिलाफ हैं, शेर अफजल मरवत भी खिलाफ है, कॉमन ग्राउंड हो गए। क्यों वैसे सलमान अकरम राजा क्यों इतने दुश्मन पाल रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब पर तनकीद होती है, उन्हें बर्दाश्त करनी चाहिए, वो बर्दाश्त नहीं करते, नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात बड़ी अच्छी, वो तमाम लोगों को जो खान के कान भरते हैं उनको ये पैगाम है कि अपनी पूरी कोशिश कर लें, मेरी रगों में इमरान खान है। फवाद चौधरी साहब भी यही कहते हैं, असद उमर साहब भी यही कहते हैं, फैसल वाडा साहब भी यही कहते हैं, मुशर्रत चीमा भी यही कहते हैं। एक और इजाफा हो गया, हम वो शॉट सुनवाते हैं, मेरा ख्याल है वो जो ट्रंप और मोदी मुलाकात में बांग्लादेश में रजीम चेंज पे, आपको पता है जैसे पाकिस्तान में रजीम चेंज पे पीटीआई कहती है ना ये डोनाल्ड लू ने किया है, वैसे हसीना वाजिद का भी ये मौकफ है कि मेरी हुकूमत डोनाल्ड लू ने हटाई है। हाँ जी, ठीक, वो भी ये कहते हैं कि मुझे तो डोनाल्ड लू ने हटाया है। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट ने इस हवाले से ट्रंप को सवाल किया और ट्रंप ने उसका क्या जवाब दिया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट। What is the role that the deep state played in this situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was
This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मोदी जी पे सारा इल्जाम है। उन्होंने कहा जी हमारा कोई तल्लक नहीं है डोनाल्ड या ये बांग्लादेश में रजीम चेंज पे, जो कहते हैं मैंने पढ़ा ये काम मोदी साहब ने कराया और इंडिया ये सैकड़ों सालों से ये काम कर रहा है। मतलब उनका बोलना था पिछले जब से बांग्लादेश बना है इंडिया ही रजीम चेंज पे कर रहा है, और उन्होंने मोदी के मुंह पे कहा कि भाई ये तो आपका काम है, हमारा काम नहीं है, आप ही इसको देखें। और मोदी साहब खामोशी से सुनते रहे। वैसे तो ये जो ट्रंप और मोदी की जो प्रेस टॉक है उसमें बड़ा शोर था कि इमरान खान के हवाले से सवाल होगा, और हमारे बड़े दोस्त कह रहे थे 13 फरवरी को जवाब अमेरिका से बहुत बड़ा बयान आ जाना है। इस मौके पे भी इमरान खान की बात होनी थी, कोई मौका तो रह जाए। नहीं हुई ना, देखिए नहीं हुई ना, नहीं हुई, बल्कि मोदी के लिए काफ़ी एम्बैरेसमेंट थी इसमें। टैरिफ्स की भी बात थी, और मैं ओवरऑल कोई ट्रंप साहब मोदी का ये दौरा कोई इतना कामयाब नहीं देखता हूँ। हजीमत का सामना है वैसे, काफ़ी एम्बैरेसमेंट्स हुई हैं, और ये कोई इतना पॉजिटिव, वो जहाँ तक वो है ना कि जहाज बेचने की बात है, वो बेचना चाहते हैं। पहले इंडिया ने फ्रांस से खरीदे थे, वो कहते हैं हमारे जहाज खरीदते हैं, वो भी पैसों से देने इंडिया को, अमेरिका कौन सा मुफ्त दे रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।